हेलो गाइस, आप सभी की तैयारी कैसे चल रही। तो आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 ये वाला चैप्टर है। ये क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इसको हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये क्या और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल पैकेज ऑफ वेरियस पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था ये बहुत सारी पॉलिसीज इसके अंदर आती है। ठीक है, जैसे एलपीजी आती, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आती। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये क्यों बनाए गए? स्पीडी ग्रोथ, हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ रुक गया था। ठीक है, इकोनॉमी बहुत बड़े घाटे में चल रही थी जिसके कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसी को अपनाया गया। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ गया। मतलब इकोनॉमी उधार, मतलब जो कर्ज है इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, कोई अर्निंग नहीं थी, कोई कमाई नहीं थी, प्राइजेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे थे और लोग बहुत परेशान हो गए। ठीक है, कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, लोगों के पास अर्निंग नहीं है तो वो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने में असक्षम थे, इनेबल थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बताए हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। ठीक है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपका 1991 में आया। इससे पहले इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गया, फॉल हो गया था। क्यों, कैसे फॉल हो गया? क्योंकि जो हमारा कंट्री है वहाँ पे इम्पोर्ट, हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे और एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, फॉल हो गया। क्योंकि हम लोग सिर्फ दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगा रहे हैं, अपने कंट्री में बना के दूसरे कंट्री में नहीं भेज रहे थे, बहुत कम भेज रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल हो गया। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया जिसके कारण क्या हो गया, रीपेमेंट में क्राइसिस आ गई। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट का जो उधार है, जो वो पैसे खर्च करती, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा बढ़ गया और जो गवर्नमेंट का जो इनकम है उसका सोर्स बहुत कम था, नहीं के बराबर। ठीक है, इनकम एकदम कम था और ये जो डेफिसिट है, जो उधार है वो बढ़ गया था। पीएसयू भी पहले प्रॉफिटेबल था, वो भी एकदम खराब हो गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके बाद फिर प्राइजेस एकदम आसमान छूने लगे, मतलब इतना ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गई कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ लगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एलपीजी बनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 1990 तक बहुत सारे प्रॉब्लम आए, फिर 91 में एलपीजी आया। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, तो उसके बाद से हमारे इकोनॉमी में सुधार हुआ। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, कर रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? हम लोग ने तीन चीजें हमें पढ़ना है। एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग लिबरलाइजेशन देखते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होगा, रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन लाइक परमिट्स, लाइसेंस, कोटास, ईटीसी। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या है कि रिमूव करना सारे अननेसेसरी कंट्रोल। ठीक है, जितना भी कंट्रोल है उसको हटाना। ठीक है, जितना भी रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाना, और जैसे कि परमिट्स, लाइसेंस, कोटास। देखिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो किसी किसी चीज़ पे, जैसे सिगरेट हो गया, लीकर हो गया, ये सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी कमोडिटी जिस पे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या है, रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन लाइक परमिट्स, लाइसेंस। तो ये हटाया गया ताकि हम
हमारी इकोनॉमी में अच्छे से प्रोडक्शन हो और मार्केट में जो भी कमोडिटी आए उसका सेल अच्छा हो, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो, इसलिए लिबरलाइजेशन लाया गया, ठीक है, ताकि खुल के काम किया जाए, कोई भी दबाव ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, जिससे कि आदमी आराम से काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, इकोनॉमी में सुधार आए, ठीक है, पहले कंपैरिजन में। इन अदर वर्ड बोल सकते हैं इट मे डिफाइंड एज लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन अ कंट्री, ठीक है, इसका सिंपल भाषा में बोला जाए कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको कम कर दिया गया है, ठीक है, टू अलाउ फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, अलाउ किया गया है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोले तो इसमें क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन अ कंट्री, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसको कम कर दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अलाउ किया गया है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करे बहुत कम रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करते हैं, जो लिबरलाइजेशन है इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, डेब्ट बर्डन को कम करना ऑफ दी कंट्री, कंट्री का जो भी लोन वाला बर्डन है, उधार वाला बर्डन है, डेट वाला बर्डन है, उसको कम करना, ठीक है। मार्केट का साइज को बढ़ाना, ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो पहले कम लोग मतलब बिजनेस करते थे, अब ज़्यादा लोग काम करेंगे, ठीक है, खुल के काम करेंगे, इससे प्रोडक्शन बड़ा होगा और मार्केट का साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। तो एक्सपेंड करना साइज ऑफ द मार्केट, इनकरेज करना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कम है तो इससे बढ़ावा मिल रहा है एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को, ठीक है। तो इसका एक गोल क्या है, इनकरेज करना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इससे क्या होगा कि लिबरलाइजेशन से क्या कंपटीशन बढ़ेगा, वो भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, मुझे भी करना है, तो ये क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये क्या, टू इंक्रीज कंपटीशन अमॉन्ग डोमेस्टिक कंट्रीज, तो डोमेस्टिक कंट्रीज के बीच का जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे लिबरलाइजेशन के। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, ठीक है, तो इसका भी 5 पार्ट में बांटा गया है इसको कि इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर क्या रिफॉर्म आया लिबरलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो पहला रिफॉर्म आया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि हम लोग ने शुरुआत में ही देखा कि अननेसेसरी जो कंट्रोल है, जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किसमें बदलाव आया, इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव, जब रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए तो लोग खुल के काम करने लगे। सिर्फ कुछ कमोडिटीज़ है जिस पे रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि लीकर हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब पे रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे कि वही शराब वगैरह में रिस्ट्रिक्शंस थे, सिगरेट वगैरह में। बाकी बहुत सारे कमोडिटी पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको हटा दिया गया, ठीक है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको कम कर दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया है, मतलब काम को प्रॉफिट के मोटिव से करना है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का रोल को कम कर दिया गया, प्राइवेट को बढ़ा दिया गया। जब रोल कम होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, और फ्रीडम दिया गया इंपोर्ट कैपिटल गुड्स को, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए, बदलाव आए इस लिबरलाइजेशन से, जैसे कि बहुत सारे रेशियो आपके चेंज हो गए, डिक्रीज हो गए, पहले रेशियो ज़्यादा थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन से पहले आपके एलपीजी पॉलिसी से पहले आपके जो रेशियो थे वो ज़्यादा थे एसएलआर सीआरआर के, अब उस रेशियो को काफ़ी कम कर दिया गया है। इसके अलावा डीरेगुलेशन किया गया है इंटरेस्ट रेट में, तो ये आपकी फाइनेंशियल सेक्टर में बदलाव आए। टैक्स रिफॉर्म्स में बदलाव आए, काफ़ी टैक्स रिड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा टैक्स रिड्यूस हो गया। इससे क्या होता है कि अगर टैक्स रिड्यूस हो जाता है तो एक वर्ड आपने सुना होगा टैक्स इवाजन, ठीक है, या फिर इवाडेड। इसका मतलब है कि टैक्स को टालना, जब हैवी टैक्स बर्डन रहता है लोग टैक्स को टालते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं, तो वो जो टैक्स को टाला जाता है क्योंकि जो टैक्स का बर्डन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अब टैक्स को काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। इससे भी काफ़ी बदलाव आए, टैक्स को कम कर दिया गया, तो लोग आराम से अपना बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें टैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि उन्हें हैवी टैक्स देना पड़ेगा, तो ये टैक्स को कम कर दिया गया। तो ये जो टैक्स इवाडेड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, ठीक है।
इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की बात करें, डीवैल्यूएशन हुआ रुपी में, ठीक है, रुपी का वैल्यू क्या हुआ, डीवैल्यूएशन हुआ रुपीस में। इसके अलावा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी बहुत रिफॉर्म, बहुत बदलाव आए, बहुत चेंजेस आए, क्योंकि अब लोग आराम से ट्रेड कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे, उन्हें टैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी और तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि पॉलिसी है, रिस्ट्रिक्शन है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। तो लोग आराम से ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें अब एकदम थोड़ा सा छूट मिला है कि वो काम करें बिना डरे हुए कि उन्हें टैक्स पे करना है, बिना डरे हुए कि बहुत ज़्यादा लंबा पॉलिसी है या कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो आराम से काम कर सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते, क्योंकि कोटा सिस्टम में, कोटा में और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, यहाँ पे देखिए परमिट्स वगैरह है, लाइसेंस वगैरह, उनको रिमूव कर दिया गया, तो लोग आराम से काम कर रहे, अपने ट्रेड पे ध्यान दे रहे। तो ये हमारा लिबरलाइजेशन था। इसके बाद हम लोग प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। तो एलपीजी में हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन कर चुके, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो ऑनरशिप है और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है उनका रोल कम कर दिया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के रोल्स को कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को लाया गया, प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। पब्लिक सेक्टर पहले शुरुआत में क्या था कि सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बहुत कम था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है उनका रोल को कम कर दिया गया और प्राइवेट रिड्यूस कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को का रोल को बढ़ाया गया, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है, उसका एक प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन इन द ऑनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज। यहाँ पे कुछ पॉलिसी अडॉप्ट किए गए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको कम कर दिया गया, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, थोड़ा कम उनका जो रोल है उसको थोड़ा कम करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया गया। अबॉलिश द ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो ऑनरशिप है उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त किया गया इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक है। तो पब्लिक इंटरप्राइज को मैनेज करने का काम जो गवर्नमेंट करती थी, उनका जो ऑनरशिप था उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सेल्स ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो जो सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब हम लोग शेयर को बेचते, पब्लिक इंटरप्राइज अपने सारी शेयर्स को बेच देती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब सेल करते हैं शेयर को पब्लिक इंटरप्राइज का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि पब्लिक इंटरप्राइज के शेयर को सेल कर दिया गया, प्राइवेट को दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसी अडॉप्ट किए गए प्राइवेटाइजेशन के लिए, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया, ऑनरशिप जो गवर्नमेंट का था पब्लिक इंटरप्राइज में उसको कम कर दिया गया, उसके मैनेजमेंट में उसको समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पे पब्लिक इंटरप्राइज का जो जितने शेयर हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया, सेल किया गया, सेल ऑफ शेयर, पब्लिक इंटरप्राइज के शेयर को सेल कर दिया गया, जिसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके प्राइवेटाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ये क्यों किया गया, इसका क्या गोल है, ठीक है। तो सबके दिमाग में ख्याल होगा, हम लोग ने देखा कि पहले मतलब 1991 से पहले, एलपीजी से पहले क्या था कि काफ़ी हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल था, ठीक है। तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन लाई गई ताकि प्रॉफिट बढ़े, अर्निंग बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका गोल क्या था, सबसे पहले रेजिंग फंड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का जो फंड है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, रेज किया जाए। इम्प्रूव द जनरल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो
कंपटीशन है उसको इम्प्रूव करना, मेकिंग वे फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एक रास्ता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ, ठीक है, रुख लेने का एक रास्ता था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ लिया गया इसके थ्रू, और एक हेल्दी ब्रिंगिंग हेल्दी कंपटीशन विद इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में एक बढ़िया हेल्दी कंपटीशन का जो सिचुएशन है उसको क्रिएट किया गया, लाया गया, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन लाया गया प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर तो लाया गया, ठीक है, शुरू में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, सबको आज़ादी मिली अपना काम करने की, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल कम करके प्राइवेट का बढ़ाया गया, ठीक है। इसके बाद बारी आई कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको हमारे देश का जो मार्केट है उसको बढ़ाया जाए, उसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया जाए। इसके लिए क्या किया गया कि हमारा जो मार्केट वो इंटरनेशनल मार्केट बनाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि ओपननेस को बढ़ाया गया, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाया गया और इकोनॉमिक को इंटीग्रेट किया गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी में, इकोनॉमी को क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज यहाँ पे अडॉप्ट की गई। फर्स्ट इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो कंट्री है, ठीक है, वो करेंसी को एक्सचेंज कर सकती है अदर करेंसी से, ठीक है, मतलब एक कंट्री अपने करेंसी को एक्सचेंज कर सकती है दूसरे कंट्री के करेंसी से, लेकिन इसमें कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑन द करेंसी इसको यूज करने के बेसिस पे, इसको एक्सचेंज करने के बेसिस पे, इसके मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। तो कुछ ऐसे पॉलिसी अडॉप्ट किए गए जिससे कि हमारा ग्लोबल मार्केट हो, ग्लोबलाइजेशन बढ़े हमारी कंट्री में, मतलब कि वो एक कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर सीमित ना रहे, वो दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करे, ठीक है। तो फर्स्ट था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, आपको समझ में आ गया। ये क्या था कि अपने कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है, करेंसी के यूज के बेसिस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सचेंज के बेसिस पे और मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, जहां पे देखिए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट एम टू एक्सपेंड अ कंट्री फॉरेन ट्रेड, ठीक है, एक गाइडलाइन सेट किया गया, ठीक है, जो जिसका एम है एक्सपेंड करना कंट्री का फॉरेन ट्रेड को ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक्सपेंड किया जाता है कंट्री के फॉरेन ट्रेड को, तो ये क्या था, एक आपका गाइडलाइन बनाया गया, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के लिए। इसके बाद था रिडक्शन इन टैरिफ, ठीक है, टैरिफ को रिड्यूस किया गया, ठीक है, ये क्यों किया गया, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिले, ठीक है, टैरिफ ज्यादा लगेगा, लोग इंटरनेशनल ट्रेड करने से डरेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा टैरिफ पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर टैरिफ को थोड़ा कम कर दिया जाए तो हर कोई जो भी जिनका अच्छा खासा मार्केट है वो सोचेगा कि हाँ हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, ठीक है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड को इंकरेजमेंट मिलेगा, साथ ही हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो ये कुछ रीजंस थे आपकी ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है, कि मतलब कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के कुछ पॉलिसीज थे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के कुछ पॉलिसीज थे।